So now here we will talk about growth and changing structure of employment. ठीक है, किस तरह से कौन कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, किस तरह से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ एम्प्लॉयमेंट मूव हुआ और उसमें क्या क्या बदलाव आए आए ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now before moving to the core part of the chapter, let us first see how it was during British reign. So it is clear cut that British people, they ruled over India for more than 200 years. And when we got independence on 15th August 1947, so we were very happy about it, थिंकिंग कि अब हम लोग हमारी कंट्री को हमारी तरह से चलाएंगे, हमारी तरह से मैनेज करेंगे, हमारी तरह से सारी चीजें होंगी. एंड वी थॉट ऑफ लॉट मेनी थिंग्स, बट वो कितना क्या पॉसिबल हो पाया उसको लेकर अभी हम बात करेंगे. सो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमारा जो पहला एम था, इट वाज की एक्सपांशन ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको अच्छा बूस्ट करेंगे, इतना बूस्ट करेंगे कि हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाए. बिकॉज व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट अस, उस समय हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है ना. वी वर एक्चुअली the condition of our economy was, it was backward and also it was stagnant. Means we were not finding any growth signals in the economy. तो ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में शुरू हो गई थी. तो अब इस चीज के लिए हम लोगों को बहुत अच्छे प्लानिंग और इन सब चीजों की जो है वो जरूरत थी. ठीक है, तो व्हाट वी डिड, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं. तो देयर वर टू वेज थ्रू विच वी कुड गो. तो दो तरीके से हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी जो है उसको डेवलप करना शुरू किया. तो पहला जो तरीका था कि यस वी विल इंक्रीज आवर नेशनल प्रोडक्ट, है ना, यानी हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी को हम लोग जो है वो बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे. क्योंकि जीडीपी और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएगी. सो दिस व्हाट वी हैव थॉट ऑफ. ओके, नाउ उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, हम लोग ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे कंट्री के अंदर. ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिल रहा है तो डेफिनेटली आउटपुट हमारा अल्टीमेटली इंक्रीज होने वाला है. लेकिन इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा ये पैसा लोगों के पास जाएगा. सो हियर वी वर इंटरेस्टेड नॉट इन कि किसी को एम्प्लॉयमेंट मिले और बहुत जबरदस्त मिले. वी वर एक्चुअली टारगेटिंग कि मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट एट मास लेवल. सीधा सीधा बोले तो हम चाहते थे कि सबको, सबको मतलब कौन हो गया, जो लोग काम करना चाहते थे और इस काबिल भी थे, उन सबको रोजगार मिले. सो दिस व्हाट वी हैव थॉट ऑफ, सबको रोजगार मिलना चाहिए, उन सबको. जैसे आपने सुना होगा वो, हर हाथ को काम, है ना, यानी हर कोई जो कैपेबल है और विलिंग है उन सबको काम मिलना चाहिए. सो दिस वाज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. ये दो चीजें थी, जीडीपी बढ़ाएंगे और सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए. क्योंकि सबको जब रोजगार मिलेगा ना, तो हम हमारी कंट्री के अंदर इक्विटी एस्टेब्लिश कर पाएंगे. कौन सी इक्विटी, इकोनॉमिक इक्विटी, इकोनॉमिक इक्विटी वी वुड एबल टू एस्टेब्लिश. पर क्या ऐसा हो पाया, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, वेदर वी वर एक्चुअली गॉट सक्सेस इन दिस और वी गॉट फेल्ड. नाउ लेट्स सी हाउ इट एग्जैक्टली वर्क, है ना. कुछ आंकड़ों पर हम लोग नजर डालते हैं, है ना. इंक्रीज इन जीडीपी और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, है ना. तो थोड़ा सा हम लोग आंकड़े देखते हैं. तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो हियर यू कैन सी 1951-56 में अगर हम देखते हैं तो जीडीपी हमारी स्थिति थी, जीडीपी की वो थी 3.6%, है ना. ये हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट था. और एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट था वो था 0.39%, विच वॉज क्वाइट लो. जीडीपी वॉज ऑल्सो लो एंड द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट वॉज ऑल्सो वेरी लो. फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे क्या होता गया, थोड़ा तरक्की हम लोग करते गए. सो 56 और 61 में देखा हम लोग, देखेंगे ड्यूरिंग 1950 टू 2000 जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. तो हमेशा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हमारी रही. इट वाज 4.2 एंड 0.85. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. तो यहाँ पर ये रेट जो है वो दोनों, एम्प्लॉयमेंट जीडीपी की रेट जो है वो डाउन हुई लेकिन एम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो इंक्रीज हुई. ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, अब इसको लेकर भी हम लोगों को खोजना है.
उसके बाद वापस देखेंगे हम तो कंटिन्यूसली देन वी आर इंक्रीजिंग, बट वापस से एक टाइम ऐसा आया व्हेन इट गॉट डिक्लाइन। ठीक है, इन 1990s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमारा जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर राइज होना शुरू हुआ, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा और ज्यादा डाउन हुआ, यहाँ से ये राइज हो रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग चलते गए, एंड टुडे वी हैव रीच्ड हियर वेयर 7.8 is our GDP growth rate, but employment rate is 1.12 only. अब इस पूरी चीज में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो समहाउ इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएटिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग देखें तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। केवल एक टाइम 91 92 के टाइम ये कम हुआ था। क्यों कम हुआ था? बिकॉज यू नो 90 से 92 के बीच में क्या चीज हुई थी, है ना, और उसके बाद में नेक्स्ट 92 के जस्ट बाद में जो है ये लिफ्ट होना शुरू हुआ, और उसके बाद में 99 में हम लोग 6.1 तक पहुंच गए। सो ये जो ग्रोथ रेट नजर आ रही है, ग्रोथ रेट का रीजन क्या है? द रीजन इज योर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब कौन सा है चैप्टर नंबर 3, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फिट कर लेना। ठीक है, लेकिन अब जीडीपी ग्रोथ तो चलो समझ में आ रहा है ना, इट इज इंक्रीजिंग, ये हमारे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हमारे लिए क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रही है। ठीक है, 0.39 से 0.85 हुई, बढ़ी, बढ़ने के बाद देखो ये स्टेगनेंट सी है, यहां तक ये स्टेगनेंट है, और स्टेगनेंट के बाद में ये गिरी है, गिरने के बाद ये बढ़ी। केवल 2005 ऐसा टाइम आया था जिस टाइम पर ये 2.28 हुई, लेकिन उसके बाद से वापस ये कम ही हमको नजर आ रही है। अब 2005 के टाइम पे ये बढ़ा, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम आई क्या 2000-2005 के बीच में जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हमको बढ़ी हुई नजर आ रही है? ठीक है, और बाकी फिर हम लोग देखेंगे 2010-12 के अंदर तो वापस एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है वो उतनी बेहतर नहीं है। परहैप्स देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन ही हो रही है, पिछले आंकड़ों के हिसाब से तो ये कम ही है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के साथ में जो है वो सबसे बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम है। तो जीडीपी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में जनरेट नहीं हो रहा है। इसी टाइप का जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी कंट्री तरक्की कर रही है लेकिन कंट्री के लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। ये हो गया। नाउ आगे बात करेंगे, ये देखो जॉबलेस ग्रोथ की बात आ गई हमारे पास में, है ना। सो नाउ टॉकिंग अबाउट जॉबलेस ग्रोथ, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो। एक बार थोड़ा सा ये पोर्शन में खत्म करके फिर क्वेश्चन लेना। ओके, जॉबलेस ग्रोथ, although I have explained you already it is the situation where GDP is increasing, output is increasing, but employment opportunities somewhere is suffering, है ना, उतना लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। So that jobless growth. Okay, now before moving to the next part, so let me take your questions. Yes, ask your question. सर वो 2005 में जो बढ़ा था वो क्या, वो मनरेगा इंट्रोड्यूस हुआ था इससे बढ़ा था क्या? पॉसिबिलिटी है, आई सेड कि कोई भी चीज जब हो रही है ना, इफ व्हेन वी सी एनी ट्रेंड, कोई भी हमको अगर ट्रेंड नजर आ रहा है तो उस ट्रेंड के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई ना कोई पॉलिटिकल पॉलिसी, कोई ना कोई चीज जो है वो जरूर जुड़ी हुई होती है। तो अब चाहे इसको आप यू कॉल इट मियर कोइंसिडेंस, है ना, पर इकोनॉमिक्स में कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ स्टडी। तो यस ऑफ कोर्स 2005 में मनरेगा आया था, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से वी आर सीइंग हियर द हाइक इन द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मनरेगा तो उसके बाद से कंटिन्यूअसली चले आ रहा है। सो व्हाई इट हैपेंड कि मनरेगा तो आ गया 2005 में, लेकिन उसके बाद में ये रेट देखो ना 2.28 से 0.28 रह गई, इतना डिक्लाइन हुआ ये 5 सालों के अंदर। सो व्हाट वाज दैट रीजन? क्या मनरेगा आने से 2010 बढ़ी, में लेकिन उसके बाद में ये फॉल क्यों हुई? क्राइसिस हुआ था। ओके, सो दैट ये सारी चीजों के ऊपर हम लोगों को देखना होगा। यस, पूछो। सर शायद 2001 में सर्व शिक्षा अभियान भी तो योजना शुरू हुई थी ना? बिल्कुल शुरू हुई थी। अब ये सारी चीजों को हमको रिलेट करना है, इन सारी चीजों को हम लोगों को रिलेट करना है कि कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन सी स्कीम्स आई, उस समय गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, उसके हिसाब से तो हम स्टडी करते हैं कि रेट कोई डिक्लाइन हो रही है या कोई जो है वो, जैसे मान लो अभी ऐसा निकल कर आया कि हमारा जो जीडीपी है
वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो एकदम से डिक्लाइन हुआ, है ना, कितना, वो 23 पॉइंट डिक्लाइन हो गया हमारा, ठीक है, वो माइनस में चला गया जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अब कभी जब हम आंकड़े पढ़ेंगे कि जीडीपी ग्रोथ यार इस टाइम में इतना कम हो गया, तो क्या कारण था जिसकी वजह से कम हो गया, तो देन फिर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजें हुई उस समय। तो देन वी फाउंड, अरे यार इस टाइम पर कोरोना जो है वो आया था, कोरोना क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया था सब जगह, प्रोडक्शन बंद हो गया था। अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गिरनी तय है, ठीक है, तो हमको वो रीजन पता चल गया। तो ये जो भी आंकड़े हम स्टडी करते हैं, हमको पैरेलली देखना है कि ये कौन से ईयर में हो रहा है और उस ईयर के अंदर मेजर हैपनिंग्स जो है वो क्या क्या है ना। जैसे अब कोई भी आंकड़े हमारे पास में आते हैं तो जीएसटी कब लागू हुआ था, उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कभी, है ना। फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसका भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है। ताज जो होटल मुंबई ताज था उसके ऊपर अटैक हुआ, उसका भी कुछ हो सकता है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक की वजह से ही बहुत सारी चीजें जो है वो इकोनॉमी जो है वो हिल जाती है एकदम से, है ना। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो वो रीजंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को भी हमको स्टडी करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। यस, पूछो। सर तो फिर क्या एक्सटर्नल सोर्सेस का भी होता है, जैसे कि 2010 में अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जो क्रैश हुई थी इकोनॉमी, उसका 2008 there was a recession in US, ठीक है, रिसेशन इन यूएस, एंड डेफिनेटली ये रिसेशन आया, इस रिसेशन का असर इंडिया पर भी पड़ा। 2008 एग्जैक्ट में नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इंडिया के ऊपर पड़ा, और इंडिया को ये 2010 तक तो बहुत ज्यादा हिट कर चुका था ये रिसेशन जो था, ठीक है। तो ये फर्क पड़ा है इस चीज का, है ना, इसका इम्पैक्ट जो है वो रहा है डेफिनेटली। तो ग्लोबली सर कुछ भी अगर चीजें होती है तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो उन कंट्री, जैसे आप देखो यूएस की रिसेशन का असर हमारे इंडिया में क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारा आउटसोर्सिंग जो है वो हमको यूएस से मिलता था, यानी यूएस बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करता है इंडिया से। इंडिया और यूएस का ट्रेड रिलेशन है बहुत अच्छा, है ना, अच्छा मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड जो जो करेंसी एक्सचेंज होता है उसमें एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा है वो यूएस के साथ में ट्रेड है। तो यूएस में अगर कुछ भी चीजें होगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। इवन यूएस के अंदर जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं उसका असर भी इंडिया के ऊपर पड़ता है ना, क्योंकि उसका असर ट्रेड के ऊपर पड़ेगा, और ट्रेड में तो यूएस और इंडिया का जो है वो एक रिलेशन है, तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। बोलो। सर ये रिसेशन थोड़ा था, 2008 में तो क्राइसिस आए थे ना। अरे रिसेशन का मतलब क्या होता है? और जो बहुत बड़ा, जो सर सबसे बेकार सिचुएशन होती है उसको कहते हैं ना रिसेशन। तो रिसेशन का मतलब होता है एक तरह से मंदी, मतलब मार्केट में से हाँ वो मंदी लिक्विडिटी है। जो है वो आउट हो जाए, तो उसी को तो क्राइसिस बोलते हैं। क्राइसिस क्या हो गया, क्राइसिस मतलब ऐसी सिचुएशन जो एक तो नॉर्मल नहीं है, और होता क्या है, हम लोग जनरली क्या होता है कि विशियस सर्कल में हम लोग फंस जाते हैं। विशियस सर्कल, है ना, ये इकोनॉमी के साथ में बहुत ज्यादा चीजें होती है ना। विशियस सर्कल क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, जैसे हमारी कंट्री के अंदर मान लो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। ये विशियस सर्कल बन गया, यानी जो कॉज है वही इफेक्ट है, और जो इफेक्ट है वही कॉज है, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है वो चीजें चलने लग जाती है। तो जो ये यूएस के अंदर जो 2008 के अंदर रिसेशन आया था, वहां क्या था कि लिक्विडिटी जो है ना वो मार्केट से आउट हो गई थी, मार्केट में लिक्विड मनी ही नहीं रहा, किसी के पास रहा ही नहीं पैसा। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो ठप हो गए, और इवन ये जो पूरा हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ना फैंटम इकोनॉमी जो बोलते हैं, है ना, तो फैंटम इकोनॉमी जो है वो एक तरह से उसके ऊपर हम लोग जो है वो काम करते हैं, जिसमें जैसे लास्ट डे मनीष वाज आस्किंग अबाउट स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है फैंटम इकोनॉमी का, वो आप पढ़ना, सर्च करना है ना, फैंटम इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, तो यू विल कम टू नो अबाउट इट कि किस तरह से ये काम करता है, एंड व्हाई, एंड एक्चुअली नाउ आल्सो वी आर एट द अर्ज जहां पर कभी भी ग्लोबल रिसेशन के हम शिकार हो सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली वी आर ऑन, जैसे हमारे प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के डेविड कॉर्टन, तो डेविड कॉर्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है फैंटम इकोनॉमी का, तो वो बोलते हैं कि हम जो है ना वो एक बबल के ऊपर टिके हुए हैं, है ना, द होल इकोनॉमी इज लाइक अ बबल, और ये बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है। तो बबल मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे चीजें एक्सपांड हो रही है, जैसे आपने बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पढ़ा, अब मनी एंड बैंकिंग में यू आर नोइंग द रियलिटी कि बैंक के पास 100 रुपए आते हैं, लेकिन अगर एलआरआर को हम 20 मानते हैं तो बैंक जो है वो 500 रुपए का टोटल क्रेडिट क्रिएशन कर लेती है, और 500 रुपए में से भी वो 400 का लोन दे देती है, वेयर एज रियलिटी ये है कि बैंक के पास में 100 रुपए ही है। तो बैंक भी तो एक रिस्क के ऊपर ही काम कर रही है।
अगर ये सारे के सारे लोग अगर आ जाए पैसा निकालने के लिए, तो ये 100 के 100 निकाल रहे, तो बैंक के पास कुछ बचे ही नहीं। गेटिंग इट? तो उसी तरह से पूरा जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है वो इसी तरह से काम कर रहा है, ये इसी विश्वास के ऊपर जो है वो चल रही है। तो डेविड कॉटन जो है वो उनका कहना है कि दिस कैन बर्स्ट एनी टाइम, कभी भी ये बुलबुला जो है ये बर्स्ट हो सकता है। तो 2008 में जो रिसेशन आया ये इसी वजह से आया, क्योंकि जितना हमारे पास में लिक्विड है उससे ज्यादा चीजों के ऊपर हम लोग जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, लाइक इन कंपनीज, अब कंपनीज की जो शेयर की वैल्यू होती है वो यूजुअली वैल्यू जो है वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए कि कंपनी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ना। लेकिन जनरली क्या होता है कि वो वैल्यू जो है वो प्रोडक्शन के बजाय वो कभी कभी इस चीज पे भी तय हो जाती है कि वो कंपनी के शेयर्स की कितनी डिमांड है, उसकी वजह से भी उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में कभी कभी रियल वैल्यू जो है ना कंपनी की उतनी नहीं होती है, लेकिन उसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो मार्केट के अंदर जो है वो बढ़कर आ जाती है। तो इस तरह से भी कभी कभी चीजें जो है वो काम करती है। तो 2008 में स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुए थे ना, हाँ बिल्कुल, हुआ रिसेशन में यही तो होता है। रिसेशन जब आया था स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, और तो और यूएस के साथ में जो है वो हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, यूएस की हालत। ठीक है, सो इट वाज मेजर 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 कंसर्न जो था वो यूएस इकोनॉमी के साथ में रहा, और उसकी वजह से सर पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके ऊपर असर पड़ा। सर ये स्टॉक मार्केट क्रैश होने का मतलब यही ना कि सब स्टॉक से पैसा निकाल लेते हैं। नहीं, वो बहुत सारे सर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वी कैन नॉट से कि एक फैक्टर नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्टॉक मार्केट वाला वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसको ऐसे डायरेक्ट वन लाइन डेफिनेशन में उसको नहीं समझा जा सकता, उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही समझना पड़ेगा। और पूछो। ओके, चलो अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे आज। तो सी, हमारे जितने भी वर्कर्स है वो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। एज वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स वी आर हैविंग, है ना, ये 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं। अब इन तीनों सेक्टर के अंदर वर्कर्स जो है वो किस तरह से काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न है ना, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज, and since they are living in rural areas, so their livelihood depends on agriculture and animal husbandry. इस चीज के ऊपर उनका पूरा जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन जो है वो क्या निकाला जाए। तो इस तरह की चीजें की जाए कि या तो जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर है, अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो है वो उनके अलग अलग मत है उनके, है ना। जैसे कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि व्हेन द मेजर पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के दूसरे सेक्टर में डाला जाए। कुछ लोगों का कहना है कि व्हाई नॉट टू डेवलप एग्रीकल्चर इटसेल्फ, इसी सेक्टर को क्यों ना डेवलप किया जाए। तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा इस फेवर में होते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली ये होता है कि जो सेक्टर स्ट्रांग होता है लोग उसी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम में why is it so that people wants to become CA, people wants to become IAS officer, people wants to become engineer, people wants to become doctor, people means I'm talking about students, why they are targeting these jobs only, why students are not targeting to become artist, to become writer, to become teacher, why they are not targeting this? तो रीजन बीइंग, जब हम लोग थोड़ा सा बिगर लेवल पर देखते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज कि दीज आर द पीपल हु आर फाइनेंशियली मोर सिक्योर एंड दे अर्न गुड मनी आल्सो। इस वजह से लोग इस तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि व्हेन पीपल विल टारगेट फॉर सीए, आईएएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इन सब के लिए टारगेट करेंगे, तो इन दिस सोसाइटी वी विल स्टार्ट मिसिंग टीचर्स। धीरे धीरे टीचर्स, अच्छे टीचर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, राइटर कम होना शुरू हो जाएंगे, आर्टिस्ट कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये जो मूवमेंट है ये इस तरफ जा रहा है, मतलब जो सेक्टर ऑलरेडी अच्छा कर रहा है उसी की तरफ मूवमेंट ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये देखते हैं कि व्हेन सर्विस सेक्टर इज ऑलरेडी डूइंग वेल, तो फिर क्या हो जाता है, पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, क्योंकि जो सेक्टर ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है उसको उतना ही इनकम लोगों को देने वाला है, तो इसलिए ये चीज होने लग जाती है। तो एक सोल्यूशन यहाँ पर ये निकाला गया है कि जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है उनको दूसरे सेक्टर की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो किस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर जैसे हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा कि जो एग्रीकल्चर के सरप्लस वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर से निकलकर इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे।
मतलब मान लो यहाँ पर अगर 6 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट 3 लोगों की ही है, तो 3 लोग जो है वो मूव करके इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री की तरफ भी कब जाएंगे? व्हेन वी विल हैव इंडस्ट्रीज, मोर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अगर हमारे पास होगी तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन नहीं होगी तो क्या करेंगे? नहीं होगी तो ये वापस यहीं पर आ जाएंगे, फिर यहीं काम करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा, एग्रीकल्चर में ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उतने लोग वहां पर जो है वो काम कर रहे हैं, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई। ठीक है, ये बात हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इससे ये कि पैसा आने लग जाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो जाएगा, ये चीज तो आई गई हमको समझ में। उसके बाद देखो, अब प्राइमरी सेक्टर को देखें। अब इस एटीट्यूड की वजह से क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर में से जो वर्कफोर्स है उसका डिक्लाइन होना जो है वो शुरू हो गया। आप देखो 72-73 में ये जो वर्कफोर्स है हमारे पास में 74% थी, लेकिन 2011-12 में ये वर्कफोर्स कितनी रह गई, 74 से 48.9 रह गई। तो यहां से जो बाकी लोग हैं वो गए कहाँ? तो बाकी लोग कहाँ गए तो वो हम बताते हैं अभी आपको। सेकेंडरी सेक्टर में देखो 72 के अंदर 11% ही था, ठीक है, लेकिन 2011-12 में 24.3% हो गया। इसका मतलब 11 से 24, तो बाकी लोग आए कहाँ से? तो एग्रीकल्चर से लोग जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आए। ठीक है, देखो ना एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम हुआ है, तो ये लोग कहाँ गए, ये यहाँ आ गए, तो ये वाला सेक्टर बढ़ गया और ये वाला सेक्टर कम हो गया। ठीक है, ये हुआ। दूसरी स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे सेम चीज यही हुई कि व्हेन वी लुक एट इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, 15% लोग जो हैं वो 1972-73 में काम करते थे, लेकिन 2011-12 में ये 27% हो गए। तो भैया वापस बात आ गई, ये बाकी लोग आए कहाँ से? तो बाकी लोग कहाँ से आए? ऑब्वियसली वापस फिर देखेंगे, ये देखो 74 से ये यहाँ आ गए, तब जाके ये कम हुआ। यानी एग्रीकल्चर से मूवमेंट जो है वो वर्कफोर्स का, इट स्टार्टेड टुवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इनकी तरफ मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया। तो एग्रीकल्चर में इस तरह से वर्कफोर्स जो है वो डिक्लाइन हुआ। अब इसको कुछ इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीडीपी ग्रोथ अच्छा भी मानते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है व्हेन पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर और टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर। ठीक है, बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है उनका कुछ और ही कहना है इस चीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, ठीक है, इन दी नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल इफ यू आर हैविंग दी अदर डाउट्स, योर डाउट्स आर वेलकम।